हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी 2024 जो कि एग्ज़ाम होने वाला दोस्त। और मैं आपको यकीन दिला देता हूं दोस्त, जितने भी क्वेश्चन मैंने लाया हूं, हर एक आप क्वेश्चन आपके टीसीएस के द्वारा आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया। दोस्त यकीन मानना, आज मॉक टेस्ट नंबर 1 है। मेरा क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन देख के मुझे आप बताइएगा कि कैसा क्वेश्चन रहा। और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड अभी जितने भी एएलपी का एग्ज़ाम हुआ, अभी आपके आरपीएफ का एग्ज़ाम हो रहा है ना, और इसी के साथ आपके एमटीएस का एग्ज़ाम अभी हुआ दोस्त। सारा क्वेश्चन वही का वही, उसी पैटर्न के अनुसार, और आपके एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्त मैं लेकर आया हूँ। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस मॉक देखने के बाद मज़ा आए दोस्त, तो प्यारा से कमेंट कीजिएगा। और पहली बात, हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्त पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। दोस्त आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है ना, जितने भी, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उसी तरह से आज मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन लाया हूँ कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो इसमें ऑप्शन दिया कि संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सदस्य, और सांसद के निर्वाचित सदस्य, और सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य। दोस्त सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा कि संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य के द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है। दोस्त यकीन मानो, उपराष्ट्रपति चुनाव अगर पूछे आर्टिकल तो कितने में, तो 66 आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहा गया है। दोस्त एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जो कि राष्ट्रपति केवल औपचारिक तौर पे होगा, ये किस देश के संविधान से लाया गया है। तो ये संविधान पूछे तो ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है कि राष्ट्रपति केवल औपचारिक तरीके से भाग लेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर है संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। अच्छा, और जानते हैं कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव के विधि द्वारा कराया जाता है। दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। तो क्वेश्चन आंसर आपको देना है कि अप्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। दोस्त पूछ रहा है कि उनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है ना, सो दोनों संसद के दोनों सदस्यों आने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित 2 मामलों में राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल से भिन्न है। इसमें सांसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होता है, लेकिन राष्ट्रपति में केवल मनोनीत सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोस्त यकीन मानना, अगर पूछे कि सांसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन अगर पूछे राष्ट्रपति के मामले में तो केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मस्ट बनेगा। अगला पॉइंट है दोस्त कि इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति के मामले में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होता है। दोस्त मैं आप सबको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद, इसका एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आपको कैसा लगा। दोस्त अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रोज इसी तरह से वीडियो में आप सभी के बीच लेकर आऊँगा। दूसरी बात, आपके लिए एनालिसिस, चाहे एमटीएस हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एलपी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे टेक्नीशियन का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए जो कि एग्जाम एनालिसिस का भी वीडियो में लाता हूँ, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो कि डॉकयार्ड की उपस्थिति का प्रमाण दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लोथल। डॉकयार्ड का मतलब होता है दोस्त बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह। डॉकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाह। और लोथल, लोथल अगर पूछे दोस्त वो किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। कालीबंगन पूछे तो हरियाणा में, रोपड़ पूछे तो पंजाब में, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस किस राज्य में स्थित है। दोस्त सबसे पहले डॉकयार्ड की उपस्थिति का प्रमाण आपको कहाँ मिलता है, तो लोथल में मिलता है। लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। कि मोहनजोदड़ो अगर पूछे तो हड़प्पा शहर के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, और मोहनजोदड़ो को सबसे प्रसिद्ध
सिंधु स्थल कहा जाता है। यह सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी के बगल में स्थित है। दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे। अगर पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। उसी तरह से आता है हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी 1921 में, और रावी नदी के किनारे खोज किया गया था। दोस्त उसी प्रकार से बनावली से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बनावली की स्थान की खुदाई पूछे तो 1973 में हरियाणा के फतेहाबाद में RS बिष्ट के द्वारा किया गया था। और हल की प्रकृति बनावली जिले में एक खेत में पाई गई थी और वहाँ देवी माँ की मिट्टी की मूर्ति भी मिला था। दोस्त वहाँ से आपको 4 क्वेश्चन बन सकता है कि बनावली की खुदाई कब किया गया था, तो 1973 में। बनावली किस स्थान पे, तो हरियाणा में है। और बनावली की खोज किसके द्वारा किया गया, तो RS बिष्ट के द्वारा। अगर पूछे कि हल की प्रकृति बनावली जिले में पाया गया था और वहाँ देवी माँ की मिट्टी की मूर्ति भी मिली थी। अगला क्वेश्चन दोस्त कि मेहरगढ़ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेहरगढ़ स्थल नवपाषाणकालीन स्थलों में से एक है। यह स्थल पाकिस्तान में स्थित है और मेहरगढ़ स्थल से प्रारंभिक नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले जो लगभग 7000 ईसा पूर्व के हैं। तो दोस्त आपको कैसा लगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए मैंने लेकर आया हूँ दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या है। दोस्त मैं आपको बताता हूँ कि अभी LP का एग्जाम हुआ और अभी RPF का एग्जाम हुआ दोस्त, उसमें से करंट अफेयर भर के पूछा गया। तो मेरा उम्मीद है कि आपके एग्जाम में भी विश्व आर्द्रभूमि से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका थीम मैं 2024 का लेकर आया हूँ। क्या है, तो आर्द्रभूमि और मानव कल्याण 2024 का थीम है दोस्त। आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम देने के लिए जाइए। ठीक है, तो 2024 का विषय पूछे तो आर्द्रभूमि और मानव कल्याण आ जाएगा। लेकिन दोस्त देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 को आर्द्रभूमि और मानव कल्याण विषय के साथ मनाया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पूछे तो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित किया गया था। दोस्त आपको याद रखना है कि जो रामसर साइट है ना, अभी हमारे जो जानते हैं पढ़ते हैं ना, रामसर साइट यूनेस्को में शामिल है। तो वही 1971 में 2 फरवरी 1971 में कैस्पियन सागर के तट ईरानी शहर रामसर जो कि आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने का तारीख को चिन्हित करता है। कन्वेंशन की स्थायी समिति ने विश्व वैलेंटाइन्स दिवस के निम्नलिखित विषयों पर मंजूरी दी है। वहीं बात करें दोस्त कि 2022 का क्या थीम था, तो लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि करवाई। 2023 पूछे तो वेटलैंड बहाली, और 2024 तो आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। दोस्त आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, आप याद करके रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्त। अगर आप पढ़ाई करते होंगे ना दोस्त सच्चे दिल से, तो आपको क्वेश्चन देखने के बाद मज़ा आता होगा कि हाँ क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन भी मस्त है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा दोस्त कि हाँ क्लास ठीक लगा, क्लास में थोड़ा ये सा गड़बड़ी है, थोड़ा सुधार करने की प्रयास करें, तो मैं हमेशा करूँगा। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पंजाब। दोस्त यकीन मानना जितने भी हमारे भारत के लोक नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य और फेस्टिवल और वाद्य यंत्र, इन 4 टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गिद्दा भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, तो पंजाब का। गुजरात का ऐसी पूछा जाता है, झारखंड का पूछा जाता है, बिहार का पूछा जाता है। सारा का सारा मैं आपके पास वन स्टॉप सॉल्यूशन इसी क्लास में लेकर आए हैं दोस्त। जितना ऑप्शन है उतने ऑप्शन पे बात किया जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन पे क्या बात किया जाता है कि गुजरात में कौन कौन से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो गुजरात में गरबा और डांडिया जो कि लोकप्रिय लोक नृत्य है, और आपके NTPC, आपके GD, आपके ALP, आपके RPF, आपके MTS में हर एक एग्जाम में गरबा और डांडिया पूछा जाता है। और वहीं का भवई भी है ना दोस्त, वहीं का भवई भी है, गरबा है, डांडिया है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे झारखंड में छऊ, कर्मा, धोबिया है ना, धोबिया तो बेसिकली बिहार में आ जाता है, लेकिन जब झारखंड और बिहार जब सेम था तो यहाँ भी मनाया जाता था छऊ, कर्मा और भी सारा लोक नृत्य है। अगला पूछे तो बिहार में झूमर, विदेशिया, उसके बाद धोबिया। अगर डायरेक्ट पूछे तो बिहार है, आपको आंसर मारना है ना, झूमर, विदेशिया, धोबिया,
झिझिया, ये सारा का सारा दोस्त जो कि बिहार में और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। ये सारा का सारा आप पॉइंट याद करके रखिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन दोस्त कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखा है। दोस्त अपने आप में एक बात याद रखिएगा कि बुक एंड ऑथर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा और हर एक एग्जाम में बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव के द्वारा लिखा गया था। दोस्त वीवीएस लक्ष्मण, युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर, ऐसा बात तो है नहीं इनसे क्वेश्चन ना पूछा जाता है। सचिन तेंदुलकर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि बहुत विवाद हुआ था इस पर कि भारत रत्न इसको क्यों दिया जा रहा है। तो उसमें भी कारण होता था ना कि जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा ना, कला, क्षेत्र, साहित्य, विज्ञान, तो उसमें से भी इसीलिए कहा गया था इसको आप क्यों मनोनीत कर रहे थे, लेकिन फिर जाके सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो फिर भी भारत रत्न से दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक तो कपिल देव के द्वारा लिखा गया। वहीं बात करते हैं कि कपिल देव एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर है और उसका अगर पूछे कि कपिल देव का अन्य नाम जो कि हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है, आपको भी याद रखना कि हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, तो कपिल देव को कहा जाता है। भारतीय क्रिकेट के सबसे महान और सबसे पसंदीदा ऑलराउंडरों में से एक था कौन, कपिल देव। उन्होंने 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली पहले भारतीय टीम को आगे बढ़ाकर नेतृत्व किया। वह 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। दोस्त यकीन मानो 1983 में जो कि वर्ल्ड कप जीता था भारत पहली बार, 2000 उसके बाद 11 में जीता, उसके बाद अगर पूछे T20 फॉर्मेट में तो 2007 में है ना, और 2024 में, ये आपको याद रखना है। वहीं पूछे क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर शुरुआत पूछे तो 1975 में हुआ था। तो ये सारा क्वेश्चन आपको रिलेट करके पढ़ के जाना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके बाद और जानते हैं कि उन्होंने 2008 में भारतीय प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में नामांकन करवाया। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी कपिल देव की आत्मकथा है। पूरी किताब में कपिल देव की जीवनी की अनेक घटनाओं की चर्चा की गई है। अगर पूछे कि कपिल देव के द्वारा लिखा गया और अन्य पुस्तक जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, क्रिकेट माई स्टाइल और वी द सिख और बाइड गॉड सी डिग्री, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त, आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, आपके एग्जाम के लिए क्या पूछा जा सकता है कि नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आया, उसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ किया गया था। दोस्त ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आरबीआई से कि आरबीआई की जब स्थापना हुआ था तो ये कितने पूंजी के साथ शुरू किया गया था, तो 5 करोड़ के साथ शुरू किया गया था। ठीक है। अगर पूछे आरबीआई की स्थापना 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में, 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि जब नाबार्ड की जब स्थापना हुआ 1982 में तो उस समय उसकी शुरुआती पूंजी क्या था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 100 करोड़। 100 करोड़ के साथ शुरुआती पूंजी रहा। आरबीआई 5 करोड़ के साथ शुरुआती पूंजी रहा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन इसी तरह से आता है। अगर आप एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे तो आपको शायद इस तरह से सारा क्वेश्चन पता होगा कि हाँ सही में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 जुलाई 1982 को आरबीआई की कृषि ऋण कार्य और तत्कालीन कृषि जो कि पुनर्वृत्ति और विकास निगम ARD के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके नाबार्ड अस्तित्व में आया। नाबार्ड की स्थापना पूछे 12 जुलाई 1982। वहीं बात करें 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ सेटअप इसकी भुगतान की गई और 31 मार्च 2020 तक 14,080 करोड़ रुपया थी। प्रारंभ में भारत सरकार और आरबीआई की स्वामित्व में है। नाबार्ड आज पूरी तरह से भारत सरकार के स्थिति में है। अगर बात करें विजन इसका क्या है, तो ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र का विकास बैंक जो कि इन्हीं का विजन है। और मिशन पूछे तो सहभागितापूर्ण वित्तीय और गैर वित्तीय हस्तक्षेप, नवाचारों और प्रौद्योगिक और समृद्ध हासिल करने के लिए संस्थागत विकास के माध्यम से स्थायी और समान कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। दोस्त आपको क्लास कैसा लगा और क्वेश्चन कैसा लगा, अभी और कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैंने लेकर आया हूँ, है ना दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो कि 14 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र के द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज जो कि 24 सितंबर, मैंने 14 सितंबर कह दिया था, 24 सितंबर 1873 को पुणे में महाराष्ट्र में किया गया था ज्योतिबा फुले। दोस्त आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज तो पुणे तो ठीक है, लेकिन आंसर बहुत लोग कलकत्ता मार के आ जाता है।
महाराष्ट्र मार्क किया जाता है। तो उसमें से एग्जैक्ट पुणे आपको आंसर मार्क किया है ना, तो ज्योतिबा फुले इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं ज्योतिबा फुले 24 सितंबर 1873 पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान पर मुख्य ध्यान देते हुए संगठन का नेतृत्व किया। सत्यशोधक समाज एक समाज सुधारक संगठन था जो सक्रिय रूप से सामाजिक, आर्थिक, न्याय और शिक्षा की वकील करता था। और भी बहुत सारा कारण है जो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्त आपको सभी को पता होगा कि जितने भी अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास है, चाहे भारत से चाहे जिस देश के साथ है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने 2024 का क्वेश्चन हमेशा करंट का लेकर आया ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 पूछे तो राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त। अच्छा, देखते हैं कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 राजस्थान में आयोजित किया गया। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक आयोजित होने वाला है। और भी बहुत सारा कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लेकिन दोस्त। अच्छा, एक और पॉइंट देखते हैं कि भारत यूएई एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास सितंबर 2008 में आबू धाबी में अल धफरा बेस पर आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है। दोस्त यकीन मानना आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। यही कहता है कि काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है। और ये जो कि 100 दिन का काम है ना, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा के रूप में भी जाना जाता है। वहीं बात करते कि मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े गारंटी कार्यक्रम में से एक है जो कि 2005 में शुरुआत किया गया था। आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि मनरेगा की शुरुआत कब किया गया था। 2005 में किया गया था, लेकिन बाद में जाके उसे नरेगा 2009 में कर दिया गया। अच्छा, ये योजना का प्रारंभिक उद्देश्य कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का जो कि रोजगार गारंटी देता है। और पहले की रोजगार गारंटी योजना के विपरीत मनरेगा का उद्देश्य आधारित ढांचे के माध्यम से पुरानी गरीबी के कारण का समाधान करना। अगला क्वेश्चन दोस्त कि 69वें जो फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डेविड धवन को। दोस्त पुरस्कार से संबंधित, अभी वर्तमान में नियुक्ति से संबंधित, अभी सैन्य अभ्यास से संबंधित, अभी बुक एंड ऑथर से, जितने भी इंडेक्स से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। आपके एनटीपीसी, आपके अभी भी जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम बचा हुआ दोस्त, आप पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। और जितने भी जैसे कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार है, ये मतलब समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे जिसको नोबेल प्राप्त मिला है ना, जैसे कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, रासायनिक में जैसे नोबेल पुरस्कार, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त, आप पढ़ के जाइएगा। अगर पूछे दोस्त कि अगर 69वां अवार्ड जो कि 2024 का अगर पूछे कहाँ आयोजित किया गया था, तो गुजरात में, ये भी याद रखना है ना कि 69वां जो संस्करण है ना, सो कहाँ आयोजित किया गया था, तो गुजरात में आयोजित किया गया था। अच्छा दोस्त, लेकिन और जानते हैं कि जो 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि अगर पूछे कि जन्म राजेंद्र धवन 16 अगस्त 1951 में हिंदी फिल्म में से एक भारतीय निर्देशक है और उन्होंने बहुत सारा फिल्मों पर भी काम किया था, 42 से अधिक फिल्मों का निर्देश किया था। 1993 में एक्शन थ्रिलर आंखों और 1999 में कॉमेडी बीबी नंबर 1 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों के फिल्म पुरस्कार से भी नामांकन किया था। अगला क्वेश्चन दोस्त कि कौन सी कोशिका का घटक कोशिका विभाजन में मदद करती है और कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो इस क्वेश्चन से आंसर आ जाएगा केंद्रक। केंद्र से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर आ जाएगा कि कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत लक्षणों को जो नियंत्रित करता है और विभाजन करता है, वो केंद्र का काम है। तो दोस्त, आप सबको क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेसिकली आप एक कमेंट कीजिएगा कि हाँ क्लास कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, थैंक यू सो मच।